आज दहलीज में खून से सनी हुई दिल दहला देने वाली कहानी 1 जून 2001 में घटित हुई नेपाल राज सत्ता की, जहां 1 जून 2001 को अपनी माशूका के साथ शादी करने की जिद में बौखलाए राजकुमार दीपेंद्र ने पूरे परिवार की हत्या कर समूचे घर को इंसानी बूचड़ खाने में तब्दील कर दिया था। इस भयावह हकीकत को किसी फिल्मी सीन की तरह फिल्माते हुए नेपाल के युवराज दीपेंद्र ने अपनी मां, पिता, भाई समेत परिवार के कुल 11 लोगों की हत्या कर खुद को गोली मारी थी। इस दारुण दृश्य को देखकर नेपाल ही नहीं बल्कि आधी दुनिया थर्रा गई। कहा जाता है कि युवराज अपनी प्रेमिका से शादी की बात को लेकर और अपने मिलने वाले खर्चों में कटौती को लेकर मां से इतना झल्लाए थे कि उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा और सबको मौत के घाट उतार दिया। वैसे इस पूरी कहानी की जांच और हत्याकांड की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है, राजकुमार दीपेंद्र ने नशे के आक्रोश में ये सब कुछ किया। अब शुरू करते हैं नेपाली राजशाही परिवार की हत्याओं की सिलसिलेवार विवेचना। दरअसल 1 जून 2001 की शाम नेपाल नरेश के निवास स्थान नारायण हिती महल के त्रिभुवन सदन में एक आलीशान पार्टी होने जा रही थी और इस पार्टी के मेजबान थे युवराज दीपेंद्र, वही दीपेंद्र जो इस पूरे हत्याकांड के खलनायक थे। इस पार्टी की शुरुआत महाराजा वीरेंद्र ने सन 1972 में राजगद्दी संभालने के बाद शुरू की थी। करीब 6:45 बजे दीपेंद्र बिलियर्ड्स रूम पहुंचे। उनके साथ मेजर गजेंद्र वोहरा भी थे। उन्होंने बिलियर्ड्स के कुछ शॉट्स की प्रैक्टिस भी की और अपने मेहमान महाराज वीरेंद्र के बहनोई और भारतीय रियासत सरगुजा के राजकुमार रह चुके महेश सिंह को ड्रिंक भी ऑफर की। इसके कुछ देर बाद महारानी ऐश्वर्या भी पहुंची। इधर महाराज की भी तीनों बहनें शोभा, शांति और शारदा पहुंची। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के महाराज वीरेंद्र कुछ देर से पहुंचे क्योंकि वो एक इंटरव्यू दे रहे थे। इधर युवराज दीपेंद्र नशे में धुत दिखे, जिसे देखकर सभी मेहमान चौंक गए। वो इतने नशे में थे कि खड़े नहीं हो पा रहे थे और उनकी जुबान भी लड़खड़ा रही थी। यहाँ तक कि थोड़ी देर बाद वो जमीन पर भी गिर गए। ये देखकर मेहमान इसलिए चौंक गए कि इससे पहले तो दीपेंद्र ने कभी इतनी शराब पी ही नहीं थी और जब कभी पीते भी थे तो खुद को संभाल लेते थे। पार्टी में मौजूद लोगों ने उन्हें उठाया और उनके कमरे में ले जाकर फर्श पर बिछे गद्दे पर लिटा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैसेकर एट द पैलेस के लेखक जेनाथन ग्रेगसन ने लिखा कि नशे में धुत युवराज पहले तो बाथरूम में जाकर खूब उल्टियां की। उसके बाद सैनिक की वर्दी, जैकेट, सैनिक बूट, ब्लैक लेदर के दस्ताने वगैरह पहनकर पूरे सेना के रंगरूट में आकर 9mm की पिस्टल और MP5 के सब मशीन गन और एक M16 राइफल उठाई। फिर बिलियर्ड्स की रूम की ओर बढ़े। इसी बिलियर्ड्स रूम में शाही परिवार की पार्टी चल रही थी। उन्हें इस रूम में देखकर पार्टी के मेहमान अवाक रह गए। दीपेंद्र की बुआ और महाराज की बहन केतकी चेस्टर ने यहाँ तक कहा कि महिलाएं आपस में बात कर रही थी कि वो अपने हथियार का दिखावा कर रहे हैं। इधर बिलियर्ड्स रूम में मौजूद नेपाल के महाराज वीरेंद्र नशे में धुत हथियार बंद अपने बेटे युवराज दीपेंद्र की ओर बढ़े। इतने में दीपेंद्र ने उनके शरीर पर 3 गोलियां दाग दी। इसके बाद महाराज के दामाद कैप्टन राजीव शाही ने अपने कोट से उनकी गर्दन को ढक लिया ताकि खून और न बहने पाए। इस पर महाराज वीरेंद्र ने पेट के घाव की तरफ इशारा करते हुए कहा, इधर भी। अब तक महाराज अपने पूरे होश में थे और बेटे से कह रहे थे, गार देखो, यानी तुमने ये क्या कर दिया। इसके बाद दीपेंद्र को रोकने के लिए उसके चाचा धीरेन्द्र आगे आए। उन्होंने डांटा और कहा, बहुत हो चुका, ये सब बंद करो। दीपेंद्र ने उन पर भी गोली चला दी, वो भी दूर जाकर गिरे। इसके बाद दीपेंद्र पार्टी में मौजूद सभी लोगों पर गोलियां चलाने लगा। इस गोलीबारी में उसकी बुआ केतकी को भी गोली लगी। इसके बाद दीपेंद्र अपने पिता वीरेंद्र को फिर सर पे गोली मारी। इस बार महाराज सर के बल औंधे मुंह उल्टा गिरे। फिर राजकुमार ने पैर से ठोकर मारकर ये चेक किया कि मर गए कि अभी जिंदा हैं। यह दृश्य देखकर उसकी बुआ केतकी को बहुत धक्का लगा, जिसे वो आज तक नहीं भूल पाई। अब तक 1 दर्जन लोग उसकी गोलियों का निशाना बन चुके थे। यह सारा दृश्य देखकर वहां के क्रैक कमांडो लैस कोई ADC नहीं पहुंचे। हालांकि जांच रिपोर्ट के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद
दीपेंद्र अपने गार्डन में गए। उनके पीछे महारानी ऐश्वर्या और राजकुमार निराजन भी साथ गए। उन दोनों को भी दीपेंद्र ने गोलियों से भून दिया। शायद इन्हें यह भरोसा रहा हो कि उनका बेटा उन पर गोली नहीं चलाएगा। फिलहाल ये तो एक तुक्का था। अब दीपेंद्र गार्डन में खड़े थे। वो शेरों की तरह दहाड़ मारकर चिल्लाए और आखिरी गोली खुद को मारकर जीवन लीला समाप्त कर ली। इस बार गोली उनके सर को भेदती हुई पूरी खोपड़ी छेद गई। वो पीठ के बल गिरे लेकिन मरे नहीं। इधर सभी को अस्पताल ले जाया जा रहा था। रात के 9 बजे करीब सभी लोग अस्पताल पहुंचे। तब तक नेपाल के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम अस्पताल पहुंच चुकी थी। अस्पताल पहुंचते ही महारानी ने दम तोड़ दिया। सबसे पीछे की गाड़ी में दीपेंद्र और राजकुमार निराजन थे। कुछ देर बाद राजकुमार निराजन को भी मृत घोषित कर दिया। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक दीपेंद्र ने इतने लोगों पर गोलियां बरसाई थी कि अस्पताल के ऑपरेशन रूम में बेड कम पड़ गए। और नौबत यहाँ तक की आ गई कि आखिर में पहुंचे दीपेंद्र के लिए अस्पताल में कोई बेड नहीं था। उन्हें जमीन पर लिटाकर ही जांच प्रक्रिया शुरू की गई। फिलहाल वो तो जिंदा थे लेकिन उनकी आंखों की पुतलियां निष्क्रिय हो गई थी। अगले दिन इस नरसंहार के बारे में नेपाल के अखबारों में कोई खबर नहीं थी। लेकिन हत्याकांड के 14 घंटे के बाद महाराज के निधन पर दीपेंद्र के राजा बनने की घोषणा कर दी गई और संदेश में कहा गया कि महाराज दीपेंद्र अभी पदभार ग्रहण करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए राजकुमार ज्ञानेंद्र को रीजेंट के तौर पर कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया है। फिलहाल 4 जून को दीपेंद्र की भी मौत हो गई। लेकिन अब तक के इस 54 घंटे के लिए नेपाल के राजा बने अपने पिता के हत्यारोपी दीपेंद्र बिना होश में आए ही 4 जून को मौत के आक्रोश में समा गए। इधर 2 जून 2001 को दोपहर 4 बजे जब राज परिवार की शव यात्रा शुरू हुई तो पूरा काठमांडू सड़कों पर नजर आया। शाम को राज परिवार के एक सदस्य दीपक विक्रम ने आर्य घाट पर अन्य सभी चिताओं को मुखाग्नि दी। इसके बाद शाही परिवार के मरे हुए सदस्यों के शवों को सैन्य अस्पताल के काठमांडू के बागमती नदी के तट पर पशुपतिनाथ आर्य घाट कॉम्प्लेक्स ले जाया गया। वहां उनका अंतिम संस्कार हुआ। देश के हजारों लोगों ने महाराजा के सम्मान में अपने सिर मुड़वाए और नाइयों ने भी इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लिए। फिलहाल उनकी मौत के बाद नेपाल नरेश वीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र 3 दिनों के अंदर नेपाल के तीसरे राजा बने। लेकिन नेपाल की राजशाही इस झटके से कभी उबर नहीं पाई और 2008 में नेपाल ने राजशाही को त्याग कर गणतंत्र का रास्ता चुना।